एक्चुअली ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी हैं। कहाँ रहते हैं? ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं, और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ जॉइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गईं, तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। तो फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूं। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था, और उसको उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया 24 जनवरी रिस्पेक्ट है। तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी ये, और ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल डीआईजी रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर आईजी सीआरपीएफ, फिर एसडीजी जेके जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ दिल्ली तक गया। वहाँ कुछ समय लगा, 2-4 महीने 5 महीने का समय वहाँ पे लगा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मतलब क्लियर लिख के दिया है कि रूल के हिसाब से ये जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचित करना होता है, डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। वो लेटर है आपके पास? ये लेटर मेरे पास है, ये लेटर है, आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें साफ मेंशन हुआ है, अच्छा, कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है कि प्रार्थी ने उल्लेख मतलब इसके संबंध में सूचित कर दिया है। अच्छा, और तो कोई एनओसी कानून है कि शादी से पहले आपको उनको सूचित करना सूचित है? करना है। अच्छा। मैं 24/5/2024 को शादी की है। शादी के बाद भी मैंने सूचित किया है, ऐसा पहले भी किया? पहले भी किया है। और तो अनुमति वहाँ से दी गई 30 थी 30 शादी के लिए? जी, ये देखो क्लियर है, 30/4/2024 को डायरेक्टरेट से आया हुआ है कि इसने सूचित कर दिया है डिपार्टमेंट को, और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है इसमें। अच्छा। उसके बाद में ये 24/5/2024 को मेरी शादी हुई। मेरे फादर कैंसर पेशेंट हैं। पहले हमने डेट जो है उन्होंने सीआरपीएफ ने मतलब किया था कि आप कर सकते हो शादी? जी क्लियर है, ये लेटर है मेरे पास डायरेक्टर डीजी का। अच्छा अच्छा। जी, इन्फॉर्म किया मैंने। अच्छा। फिर उसके बाद शादी करने के बाद भी मैंने इन्फॉर्म किया, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट की कापियाँ, अपने वेडिंग कार्ड की, और हालांकि तस्वीरें वो भी मैंने जो है वहाँ पे दी 72 बटालियन में। और टाइम टू टाइम मैं प्रॉपर इन्फॉर्म करता रहा डिपार्टमेंट को। फिर मैंने दरअसल पहले शादी की हमारी डेट 5/11/2023 थी, जो इसमें मेंशन है। तो इस लेटर में भी समय लग रहा था और वीज़ा मिलने में भी देरी हो रही थी, तो उस टाइम पे हो नहीं पाई। फिर ये अच्छा, शादी उस टाइम पे नहीं हुई? नहीं हो पाई, डेट थी जो क्योंकि वीज़ा नहीं मिला? वीज़ा नहीं मिला। फिर ये लेटर के जो रिप्लाई है 30/4/2024 से डायरेक्टेड से आ जाता है। तो मेरे फादर की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई उस दौरान, कैंसर पेशेंट है। तो दोनों फैमिलियों ने सहमति की और हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन निकाह किया और शादी कर दी हमने। उसकी सूचना मैंने डिपार्टमेंट को दे दी। मेरे पास लेटर हैं जो मैंने सूचना दी है, और उससे पहले ये डायरेक्टेड से जो मैंने पहले इंटीमेशन किया है, डीजी ऑफिस से लेटर आया, उसमें ये क्लियर लिखा है कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म हो चुका है। फिर इसके बाद 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीज़ा मिलता है, वो भारत आती हैं 15 दिन के वीज़े पे। शादी किस दिन हुई थी? शादी हुई थी 24/5/2024, 24 मई को अच्छा, 24 में? 2024 में। 2024। जी, वो आती हैं 2025 फरवरी 28 को। अच्छा, एक साल बाद लगभग वीज़ा मिला? हाँ, लमसम 9 महीने या 1 साल का इतना हमें टाइम लगा उसमें। वीज़े के प्रोसेस में कंप्लीट होने में उसकी फील्ड वेरिफिकेशनें होती हैं, यहाँ पे भी सारा 2-3 विभाग उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब मेरी वाइफ आई तो मैंने अपनी बटालियन को टेलीफोनिकली भी वीज़े की कापियाँ भी मेरे व्हाट्सएप पे आज भी उसकी डिप्टी कमांडेंट के नाम पे जो मैंने भेजा है नंबर पे, आज भी प्रूफ है। तो
मैंने वो पूरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। फिर उसके बाद 15 दिन के वीज़े पे थी, तो हमने उसके विदिन 15 दिन के अंदर ही हमको एलटीवी अप्लाई करना होता है, अगर मतलब वो लॉन्ग टर्म वीज़ा जो शादी के ग्राउंड पे मिलता है। तो हमने वो 4 मार्च को ही अप्लाई कर दिया, 4 मार्च अभी 2025। 25 को। तो 14 तक हमारा विजिट वीज़ा था। उस दौरान फील्ड वेरिफिकेशन हुई एलटीवी की, और 13 मार्च को जो है हमारा इंटरव्यू एफआरओ के पास होता है, एफआरओ जम्मू के पास। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका पॉजिटिव रिकमेंडेशन हम आगे भेज रहे हैं, तो आप एलटीवी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, आप स्टे कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। तो रहते रहे, सब ठीक था। फिर उसके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट पहलगाम अटैक हुआ, फिर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिए, उस पर जो फैसले लिए, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो होम मिनिस्ट्री सा आर्डर निकला है, उसमें उन्होंने एलटीवी के लिए ये नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है कि इन पे लागू नहीं होता है। तो हम एलटीवी में आते थे, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन होके इन प्रोसेस में था। लेकिन ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एलटीवी वैलिड और इशू ऑफ न्यू वीज़ा अलाउड, एलटीवी यस मिलेगा। और ये डेडलाइन ऑफ एग्जिट इंडिया फॉर वीज़ा होल्डर, सबको एग्जिट है। एलटीवी जो कैटेगरी में आते हैं उनको, उनके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर जो आया। हम इसके अनुसार ठीक थे, तो अचानक हमें एक एग्ज़िट परमिट आता है, ये एफआरओ की साइट से हमें मेल आता है। मैंने वहाँ बात की, तो थोड़ी देर के बाद वो एग्ज़िट परमिट जो है कैंसिल हो जाता है। तो दूसरे दिन जो है तहसीलदार की तरफ से हमें बोला जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं, ये देखो एग्जिट परमिट अगेंस्ट एप्लीकेशन आईडी नंबर ये स्टैंड कैंसल, वी आर री एग्जामिनिंग योर केस। ये एफआरओ का मेल है हमारे पास। फिर उसके बाद हमें जो नोटिस दिया जाता है वो दिया जाता है विजिट वीज़े पे, विजिट वीज़े पे जो तहसीलदार की तरफ से कि आपका विजिट वीज़ा इतने से इतना था। हालांकि हमारा विजिट वीज़ा जो है वो 14 मार्च तक था, वो लिख रहे हैं 22 मार्च तक, ऐसा नहीं है, 14 मार्च तक था हमारा। तो हमने 13 मार्च को हमारा अप्रूवल के लिए चला गया। जो इसका प्रोसीजर है एलटीवी का आम यही है, मतलब जो भी है ऑफिशियली काम इसका। तो उस दौरान फिर हमें नोटिस दिया गया, हमने एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से बात की, और हमने इस पटिशन को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दर्ज किया। तो कोर्ट ने उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे, हमारे उसमें देख के उन्होंने इंटरवेंशन की। तो मेरी वाइफ को उस टाइम अटारी वाघा बॉर्डर लिया जा रहा था। हालांकि ये सीआरपीएफ की जो डायरेक्टरेट से हमारी जो अप्रूवल आई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सूचित कर दिया गया है, हमने ये हाई कोर्ट में हमें सबमिट की। ये कोर्ट ने माना इस चीज़ को, ये वैलिड, क्योंकि डीजी ऑफिस से आई हुई है। तो उसके बाद मेरी वाइफ को अटारी बॉर्डर पे लिया गया। फिर उसके बाद में कोर्ट से शाम को एक ऑर्डर निकलता है, उन्हें रोका जाता है एलटीवी के उसके। अच्छा, वहाँ अटारी में रोक दिया गया? नहीं, मतलब वहाँ पहुँचने तक यहाँ से कोर्ट ने डिसीजन लिया। अच्छा। तो फिर उन्हें वहाँ से रिटर्न किया गया। आपकी वाइफ को वापस किया गया कि हम एलटीवी में फॉलो करते हैं, और उसके ऊपर जो भी निर्णय होगा कोर्ट का, जहाँ जो डिपार्टमेंट है वो मतलब आगे है। तो इस दौरान में मैंने सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ सुनी कि सीआरपीएफ की तरफ से कि आप मतलब जवान पे एक्शन लेने वाले हैं, ये है वो है, तो न्यूज़ में चलता रहा। तो कल अचानक कुछ हमारी 41 बटालियन जो इस टाइम भोपाल में है, अभी मेरे ट्रांसफ़र कर दिया गया भोपाल में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ से कुछ नोटिस आता है मुझे, तो मैं उस नोटिस को रिसीव करता हूँ, तो उसमें पढ़ता हूँ, तो उसमें वो एक चीज़ मेंशन करते हैं कि हमें निकाह के लिए इन्फॉर्म किया जवान ने। तो निकाह ही मैरिज होती है, निकाह के लिए इन्फॉर्म किया है। अच्छा। निकाह के लिए इन्फॉर्म किया, फर्स्ट पैरे में लिख रहे हैं। और वीज़े के लिए इन्फॉर्म नहीं किया। वीज़े के लिए वीज़े की कापियाँ मैंने सबमिट की हैं, सब किया है। फिर वो कह रहे हैं कि विजिट वीज़ा एक्सपायर होने के बाद इलीगली ये जवान ने अपने पास रखा था। ऐसा नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। ये एलटीवी के जो कंसर्न अथॉरिटी हैं
उन्होंने हमें स्टे बोला, उनके लेटर हैं, सारा जो